नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में डीएलएड 2017 बैच के समय पूछा गया था, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत वर्षों में पूछे गए प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के माध्यम से दही से मक्खन निकालने की क्रिया को अलग करते हैं। इसमें एक मथनी होती है जो कि केंद्र में उससे मथते हैं, जिसकी वजह से केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है। जैसे कि मान लीजिए एक बर्तन है जिसमें आपकी दही है जिसे मथा जा रहा है, तो यहाँ पर एक मथनी होता है और जैसे ही इसको मथा जाएगा तो इस केंद्र से मतलब केंद्र के बाहर की तरफ एक बल लगेगा और इसी बाहर मक्खन के जो कण होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं बर्तन के साइड में। ठीक है, तो ये अपकेंद्र बल की वजह से होता है और अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, परिधि पर लगता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपकेंद्रण। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुषुप्त पौधा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बीज। बीज को सुषुप्त पौधा कहा जाता है क्योंकि बीज में पौधे बनने की सभी क्वालिटीज होती हैं। जैसे ही उसको उचित वातावरण और अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो वो सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आकर के पौधे का निर्माण करता है। इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बीज। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, 1 फुट बराबर है। चारों ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर में दिए गए हैं, यानी कि आपको फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 फुट में कुल 12 इंच होते हैं। ठीक है, 1 फुट में 12 इंच हो गए और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर हो गया। अब 2.54 में अगर हम लोग 12 से गुणा कर दें तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं उसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर 4, 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 फुट किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर 4, 30.48 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो ऑप्शन नंबर 3, तृतीय नियम सही उत्तर हो जाएगा। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है और यही न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3, तृतीय नियम सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, बल की इकाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डाइन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। वहीं अगर बात करें अर्ग की तो अर्ग कार्य का सीजीएस मात्रक होता है और कार्य का अगर बात करें एसआई मात्रक तो जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक। वॉट अगर बात करें तो ये शक्ति का मात्रक होता है और कैलोरी जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। प्रश्न में आपसे बल का मात्रक पूछा गया था, बल की इकाई पूछी गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डाइन। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायरस। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है क्योंकि जब ये बाहर रहता है मनुष्य के शरीर के बाहर तो ये निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही किसी सजीव के शरीर में ये प्रवेश करता है तो उसमें स्वयं का उपापचयी तंत्र जो है वो कार्य करने लगता है और प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है, जबकि निर्जीव प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वायरस होता है उसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इस वजह से इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा वायरस। सातवां प्रश्न पूछा गया था, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा पुंकेसर। पुष्प के नर अंग का नाम पुंकेसर होता है। आठवां प्रश्न पूछा गया था, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? लिखिए। पत्तियों के कार्य के बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती है। दूसरा, पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन क्रिया होती है। और तीसरा, पत्तियों के पीछे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से जब पौधे में जल की अधिकता हो जाती है तो यही जल पत्तियों के इन्हीं छिद्रों के माध्यम से वाष्पित होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो 1 नंबर का ये प्रश्न था, 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न पूछा गया था, विद्युतीय बल किसे कहते हैं? विद्युत बल की परिभाषा इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल
जो किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्थापित करता है विद्युत बल कहलाता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 10वें की। ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है, लिखिए। ऊर्ध्वपातन मिश्रण में से पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया है। इस विधि में दो ऐसे ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो जबकि दूसरा नहीं। ऊर्ध्वपातित का मतलब कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो बिना वह द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातक कहलाते हैं तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि अगर आप कपूर, आयोडीन और नौसादर को गर्म करेंगे तो ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर कपूर, आयोडीन और नौसादर में कोई दूसरा पदार्थ मिक्स हो गया है तो फिर उस पदार्थ को अलग करने के लिए आप पूरे मिश्रण को ही गर्म करेंगे, जिसकी वजह से जो कपूर है, आयोडीन है और नौसादर है वह ऊर्ध्वपातित हो जाएंगे, मतलब कि सीधे गैस बन करके उड़ जाएंगे और जो आपका पदार्थ था वो अलग सेपरेट हो जाएगा। तो यही ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। 11वां प्रश्न पूछा गया था, मछली के जल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं, लिखिए। मछली के जल में रहने के लिए बहुत से अंग अनुकूलित होते हैं, जैसे कि पहला आप लिख सकते हैं गलफड़े। गलफड़े की मदद से मछलियां जल में ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और श्वसन क्रिया संपन्न करती हैं। इसके अलावा दूसरा अंग आप लिख सकते हैं स्ट्रीमलाइनेड बॉडी, यानी कि उनकी जो शरीर होती है मछलियों का वह पतले होते हैं ताकि जब धारा को वो तैरते हैं जब जल में तो वो धारा को चीरते हुए आगे निकल सके। आप लोग देखेंगे कि जितने भी गहरे जल में नीचे तल पर मछलियां होती हैं वो और ज़्यादा चपटी होती हैं ताकि धारा को चीरने में मदद मिल सके। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं पंख। पंख मछलियों को जल में तैरने में मदद करता है। तो ये सभी अंग होते हैं जो कि मछलियों को जल में रहने के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है, लिखिए। वाष्प और गैस में आप अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो वाष्प होता है वो द्रव और गैस के मध्य की अवस्था है जिसमें गैस और पानी का मिश्रण होता है, जबकि अगर बात करें गैस की तो गैस पदार्थ की एक अवस्था है जिसके अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि जो वाष्प होता है इसका आयतन गैस से कम होता है, जबकि गैस के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि गैस का आयतन अधिक होता है पर इसे दबाव डाल करके संपीड़ित किया जा सकता है। तीसरा अंतर आप लोग लिख सकते हैं कि वाष्प की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए दबाव और तापमान में अलग अलग से करना पड़ता है, जबकि गैस में आप लिख सकते हैं कि गैस की अवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए दबाव और तापमान को परिवर्तित करना जरूरी है। तो ये 3 अंतर आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की, मुकुलन से क्या आशा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मुकुलन के संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि यह एक प्रजनन की अलैंगिक विधि है। मुकुलन में जनक जीव के शरीर पर छोटा सा भाग उभर जाता है जिसे मुकुल कहते हैं, जो बाद में अलग होकर के एक नए जीव का रूप धारण कर लेता है। इसे ही मुकुल कहते हैं और इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। उदाहरण भी आपसे पूछा गया था, तो उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। सरल और संयुक्त पत्तियों के बीच में आप अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सरल पत्तियों में एकल पत्ती वाला ब्लेड या जिसे लैमिना कहा जाता है पाया जाता है, जबकि मिश्रित या फिर संयुक्त पत्ती में पत्तों के आकार की छोटी छोटी अलग अलग पत्ती होती है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, एक साधारण या फिर सरल पत्ती में के आधार में स्टाइपुल्स होते हैं, जबकि यौगिक या फिर संयुक्त पत्ती में स्टाइपुल्स पत्ती के आधार पर पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं कि जो साधारण पत्ती यानी सरल पत्ती होती है उसके उदाहरण अमरूद, आम है। और अगर बात करें संयुक्त पत्ती की तो इसके लिए आप उदाहरण लिख सकते हैं गुलाब की पत्ती, नीम की पत्ती, ये सभी आप उदाहरण लिख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। आप लोग लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का मान 0 है, अर्थात परिणामी बल का मान 0 है, तो उस वस्तु के संवेग का मान स्थिर रहता है। इसी को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं कि किसी वस्तु में जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, P = mv से डिनोट करते हैं, जहां m उस वस्तु का द्रव्यमान और v वेलोसिटी है कि किस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब इसी को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक तोप है
ठीक है। इस तोप से हम लोग कोई गोला अगर छोड़ते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब गोला आगे दागा जाएगा तो तोप भी कुछ वेलोसिटी से पीछे हटेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि जिस जो तोप का संवेग होगा P इज इक्वल टू M1 इंटू V1 होगा। क्या होगा? M1 V1, जहाँ M1 तोप का द्रव्यमान हो गया और V1 किस वेग से वो पीछे हट रहा है वो हो गया। और साथ ही साथ गोला जो था जिसका द्रव्यमान M2 था और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए V2 थी, तो जो दोनों का संवेग होगा वो आपस में बराबर होगा। यही संवेग संरक्षण का नियम कहता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए अगर तोप का द्रव्यमान 1200 केजी था, ठीक है, तोप का द्रव्यमान 1200 केजी और इसकी वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है कि कितने वेलोसिटी से ये पीछे हटेगा जब अगर उस गोले का द्रव्यमान 60 हो और वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दागा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। उसके बाद से जब आप यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और उसके बाद से 12 पच्चे 60, यानी कि जो V1 आया वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया, यानी कि जो तोप है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पीछे की तरफ खिसकेगा। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, इसका द्रव्यमान जो भी रहा हो और इसका द्रव्यमान जो भी रहा हो, यानी तोप और गोले का द्रव्यमान जो भी रहा हो, लेकिन जो इसका मोमेंटम होगा वो दोनों का सेम होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि द्रव्यमान भले ही अंतर था लेकिन वेलोसिटी में बदलाव होने की वजह से उनका मोमेंटम सेफ रहा, यानी जितना तोप का द्रव्यमान मोमेंटम था, संवेग था, वही संवेग गोले का संवेग रहा। यही संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि भले ही उसका द्रव्यमान या फिर वेलोसिटी अलग अलग हो लेकिन उनका जो गुणनफल होगा वो सदैव समान होगा, और यही संवेग संरक्षण का नियम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 16वां प्रश्न पूछा गया था, अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, ये सभी अदिश राशियां हैं। वहीं सदिश राशि के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। आसान भाषा में आप लोग बोल सकते हैं कि जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, ये सभी सदिश राशियां होती हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया था, परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। परागण की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पुष्प के पराग कोश से पराग कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे कि सदाबहार, गुलमेहंदी, मूंगफली, खट्टी बूटी, इन सभी पौधों में स्वपरागण होता है। वहीं बात करें अगर परपरागण की, तो जब एक पौधे के पुष्प के परागकण को उसी के जैसे दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो उसे संकर परागण या फिर परपरागण के नाम से जानते हैं। सूरजमुखी, गेंदा और साल्विया जैसे पौधों में परपरागण पाया जाता है। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपको बर्तन की धारिता लीटर में दी गई है और इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है। तो धारिता को लीटर से घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसे घन सेंटीमीटर बोला जाता है, होता है। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे 12 लीटर के बारे में पूछ रहा है, तो 12 गुणे 1000 हो जाएगा, यानी कि इस बर्तन की धारिता घन सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, 12000 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 12000 घन सेंटीमीटर। दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व हो चुका है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।